नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ डिजिवर्स एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक वही एक कंटिन्यूएशन में है जो पिछले बार बनाया था एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो जिन्हें इंटरेस्ट है कृपया आखिरी तक ज़रूर देखें, और अगर पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि ये किसी के काम आ सकता है तो ज़रूर शेयर कीजिए। तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो डीप रिसर्च मैंने किया है आज तक, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि पहले वीडियो में मैंने बताया कि व्हाई आई लर्न एस्ट्रोलॉजी, मतलब मैंने एस्ट्रोलॉजी क्यों पढ़ी। इस वीडियो में मैं बोलना चाहूँगा उसके सेकंड पार्ट में कि व्हाट आई लर्न थ्रू एस्ट्रोलॉजी, मतलब मैंने एस्ट्रोलॉजी से क्या सीखा। तो जल्दी शुरू करते हैं वक्त गवाए बिना। तो सबसे पहले एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट 1 ये वीडियो साबित हो सकता है, तो ये बहुत काम का साबित होगा। तो पहले तो सबसे मेन टॉपिक जो है एस्ट्रोलॉजी का, सबसे गहरा टॉपिक, सबसे आसान टॉपिक वो बताने जा रहा हूँ। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में किसी की इम्यूनिटी कैसे चेक करें। तो सबसे पहले जो सर्वाष्टक वर्ग करके एक चार्ट मिलता है पराशर एस्ट्रोलॉजी में, तो उसमें हम जाते हैं और सबसे पहले जो फर्स्ट हाउस रहता है, अब ये बेसिक्स आपको क्लियर कराने पड़ेंगे आगे देखने से पहले कि फर्स्ट हाउस कौन सा, सिक्स्थ हाउस कौन सा, एट्थ हाउस कौन सा, वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट हाउस जो होता है वह हमारी इम्यूनिटी को दर्शाता है। यही वहीं पे जो सिक्स्थ हाउस रहता है वह रोग, रिपु, ऋण, दारिद्र्य, इन चीज़ों को दर्शाता है। तो एक कस्टमर से जो पैसा आता है उसके लिए भी सिक्स्थ हाउस देखा जाता है, जॉब के लिए भी सिक्स्थ हाउस देखा जाता है। तो अगर आपका फर्स्ट हाउस, मतलब आप खुद, उसे अगर ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं सर्वाष्टक वर्ग में, किससे ज़्यादा, सिक्स्थ हाउस से ज़्यादा, तो आप ये बोल सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। आप आपके शत्रुओं पर हावी हो सकते हैं। मतलब शत्रु, रोग ये इंसान का शत्रु ही है, इसीलिए सिक्स्थ हाउस से रोग भी देखा जाता है, ऋण भी देखा जाता है। मतलब जो आप कर्जा लेते हो वो आपके लिए शत्रु जैसा काम करता है। प्लैनेट की स्थिति देख के ही बताया जा सकता है, लेकिन एक ओवरऑल कंडीशन जो फाइनल सिग्नेचर है किसी भी चार्ट की, वह सर्वाष्टक वर्ग में आपको दिखती है। तो ये हुई पहली बात जो कि सर्वाष्टक वर्ग से क्लियर होती है। बाद में अगर आपका प्लैनेट दुष्टाना हाउसेस दिखा रहा हो केपी एस्ट्रोलॉजी में, मतलब ये अलग तरह की एस्ट्रोलॉजी है, केपी एस्ट्रोलॉजी कृष्णमूर्ति पद्धति उसे बोलते हैं। तो उसके तहत किसी भी प्लैनेट का स्क्रिप्ट रहता है, जिस स्क्रिप्ट के तहत वो अपने हाउसेस दिखाता है। तो कोई भी प्लैनेट अगर आपके हॉरोस्कोप में 6, 8, 12 ऐसे दुष्टाना हाउसेस, मतलब ये बुरे घर माने जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में। जनरल एस्ट्रोलॉजी में सबको पता है, बेसिक्स अच्छी तरह से पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कि 6, 8, 12 ये जो तीनों हाउसेस है दुष्टाना हाउसेस बोले जाते हैं। तो कोई भी प्लैनेट अगर 6, 8, 12 ऐसे घर दिखा रहा है, या फिर 4, 8, 12, क्योंकि जो 8 और 12th हाउस है वह किसी भी हाउस के साथ मिक्स हो जाने पर उस हाउस का बैंड बजा देता है, सीधा सीधा बोलने के बाद। तो अगर 4, 8, 12 हो तो आपके लाइफ में एक्सीडेंट के चांसेस रहेंगे उस ग्रह की दशा में जो ग्रह ये हाउसेस दिखा रहा हो केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार। तो आपको देखना होगा कि एस्ट्रोसेज करके सॉफ्टवेयर रहता है, या फिर कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर आजकल मिल जाता है जिसमें केपी एस्ट्रोलॉजी आप सेक्शन देख सकते हैं आप अपने चार्ट में जाके। तो उसमें आपको जाना है जो प्लैनेट का स्क्रिप्ट है, प्लैनेट सिग्निफिकेशंस, उसमें जाना है। उसमें हाउसेस दिख जाएंगे कि इतने हाउसेस लेवल 1 पे है, लेवल 2 पे इतने हाउसेस दिखा रहा है, लेवल 1 के स्ट्रॉन्ग रहते हैं लेवल 2 से, ऐसे लेवल 4 तक उसमें हाउसेस रहते हैं। तो अगर कोई प्लैनेट 6, 4, 8, 12 जैसे हाउसेस दिखा रहा हो तो ये एक्सीडेंट को बताता है। इसका इसका और एक अर्थ होता है कि आपकी गाड़ी ख़राब होगी। इसका और एक अर्थ हो सकता है कि आपका जो फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस रहता है आपकी पीस, जो आपके माइंड को पीस मिलती है, वह फोर्थ हाउस से कंफर्ट्स देखा जाता है। जब एक्सीडेंट होता है तो ऑब्वियसली आपका कंफर्ट भी चला जाता है, आपकी माइंड की पीस भी चली जाती है, इसलिए वो ये तीनों चीज़ें इस फोर्थ हाउस से देखी जाती हैं। तो जब आपका फोर्थ हाउस के साथ 6 और 12 जैसे कॉम्बिनेशन हो, या फिर फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है, पराशरी जो बेसिक है, उसमें फोर्थ हाउस के लॉर्ड पे अगर 6 और 12 हाउस के लॉर्ड की दृष्टि है, एस्पेक्ट है, तो हम बोल सकते हैं कि आपको वो प्लैनेट जो फोर्थ हाउस को रूल कर रहा हो, या फिर जो ऐसे कॉम्बिनेशन दिखा रहा हो, उसके दशा में या उसके पीरियड में आपको एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये मैंने सीखा। तो इससे एक रेमेडी सामने आती है, जनरल रेमेडी, कि अगर आपको पता है कि आपका किसी प्लैनेट की दशा में एक्सीडेंट होने वाला है तो ऑब्वियसली आपका ब्लड वेस्ट जाएगा। तो अगर आपको पता है कि एक्सीडेंट में आपका ब्लड जाएगा तो उससे पहले आप अगर ब्लड डोनेशन कर दें तो ये उस प्लैनेट के लिए सबसे बड़ा दान हो जाएगा, क्योंकि आपने जो नेचर आपसे बोल रहा है कि आपका ब्लड जाने वाला है वो आपने पहले ही नैसर्गिक रूप से कर दिया है। इसलिए अभी आपको ज़रूरत नहीं कि एक्सीडेंट होकर वो नेचर आपका ब्लड ले लेगा। मतलब एक नेचर के भी लॉज रहते हैं कि कभी आपने अगर किसी का खून वेस्ट किया हो, या किसी का खून निकाला हो, या किसी का एक्सीडेंट के लिए आप जिम्मेदार हुए हो, तो कभी ना कभी उसका फल आपको मिलता है। तो वही प्लैनेट एक निमित्त बन जाता है, एक रीज़न बन जाता है उसके पीछे। बाकी जो फल तो मिलते हैं वो कर्म के मिलते हैं। कभी किसी जन्म में आपने किसी को चोट पहुंचाई हो जिससे खून निकला हो, तो ये ऑब्वियसली हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आपको ये पता नहीं कि मैंने इस जन्म में क्या ऐसे पाप किए जो मेरा एक्सीडेंट हुआ,
तो ये पिछले जन्म का भी हो सकता है ऑब्वियसली। तो इस केस में ब्लड डोनेशन ये सबसे उत्तम तरीका है एक्सीडेंट से बचने का। अगर आपको पता हो कि नेचर आपसे वह चीज़ चाहता है तो आप वो पहले ही दान कर दें। तो ऐसे ही बहुत से टॉपिक्स से, बहुत से हिडन सीक्रेट्स है जो मैंने एस्ट्रोलॉजी से पकड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी से सीखे हैं, जिसका मैं अभी बखान नहीं कर सकता, इतना कुछ मैं सीखा हूँ कि नेचर के जो लॉज है वो एस्ट्रोलॉजी सीधा सीधा बताती है। जब आप डीपली एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे तो नेचर के या फिर आपके कर्माज जो है, आपके कर्मा के लॉज आपको पता चलते हैं। बाद में जनरल प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी ये सलाह देता है कि आप बिज़नेस ही करो, जॉब आप किसी के लिए अच्छा नहीं रहता, मतलब जॉब के सब खिलाफ रहते हैं फिर भी जॉब किए जाते हैं। तो ये कैसे एस्ट्रोलॉजी से पढ़ा जा सकता है, ये मैं सीखा कि आपके लिए बिज़नेस उचित रहता है या स्टार्टअप, खुद का स्टार्टअप निकालना या फिर जॉब करना आपके लिए उचित रहता है, ये मैं सीखा। तो एनर्जी रिसोर्सेज बोल सकते हैं, एनर्जी रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं, जो अपने कर्मों के हिसाब से आपको फल देते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी इज़ द science of karma. It is not the science of luck. Luck is just a minute part of that science. Luck is the result of exponential karma you have done in your previous lives. That gives you the fruits in this life, which is negligible according to the previous lives, which are thousands of billions of lives earlier. इसीलिए एस्ट्रोलॉजी भी यही कहती है कि आप कितना भी भगवान की सेवा करो, कितनी भी भगवान की भक्ति करो, जब तक आपके कर्म अच्छे नहीं होते तब तक आपको फल अच्छा नहीं मिलेगा। चाहे आप कितने भी उपाय करो, कितने भी भगवानों को पूजो, कोई उपयोग नहीं अगर आपके कर्म गलत हैं। उन कर्मों को सही करके ही फल पाया जा सकता है, यह एस्ट्रोलॉजी बोलती है। और यह गीता भी बोलती है, भगवद गीता, जो कि संसार का सबसे बड़ा और सबसे महान ग्रंथ है। 5000 साल से जिसकी बराबरी किसी ग्रंथ ने नहीं की, वह ग्रंथ भी यही बोलता है और एस्ट्रोलॉजी भी यही बोलती है। एक और कंसेप्ट मैं यहाँ पे खोलना चाहूँगा कि जो भी आप एस्ट्रोलॉजी के ऐप्स वगैरह डाउनलोड करते हो, उनमें सभी में एक चीज़ कॉमन रहती है। अगर आपका चार्ट स्टाइल पर्टिकुलर हो, जैसे नॉर्थ इंडियन स्टाइल हो या फिर साउथ इंडियन स्टाइल हो, तो जब भी सूरज दोपहर में ऊपर आता है तब वह 10th हाउस में दिखता है। और जब भी रात के 12 बजे सूरज अपने पैरों के ठीक नीचे परपेंडिकुलर जो वर्टिकल है वो रहता है, तब ये अंधेरा 4th हाउस को दिखाता है। जो भी प्राइवेट चीज़ें हैं वो प्राइवेट चीज़ें आपकी 4th हाउस से रिलेटेड होती है, एस्ट्रोलॉजी बोलती है। बाद में जो 10th हाउस है, 10th हाउस मतलब आपका फेम, आप जितना भी दुनिया के सामने रहोगे वो सब 10th हाउस बोलता है। और यही रीज़न है, इसके पीछे यही रीज़न है कि जब भी 10th हाउस में सूरज आता है तो वो आपके सर के ऊपर रहता है, मतलब 12 PM में जो रहता है। अभी ये एक संयोग कहूँ या एक रीज़न, लेकिन हम सब जानते हैं कि भगवान राम का जन्म जो है वह दोपहर के 12 बजे हुआ था, और भगवान कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे। कैलेंडर में जो मंथ रहते हैं वो भी 12 रहते हैं, जो भी राशि है वह भी 12 रहती है, जो एस्ट्रोलॉजी में जो चार्ट रहता है उसके हाउसेस वह भी 12 रहते हैं। तो ये सब रिलेटेड है, ये अलग नहीं है। ये अभी मैं इसका बखान नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लिंक इसका मिल ही जाएगा अगर आप डीपली रिसर्च करो इन चीज़ों के बारे में। तो एक शॉर्ट में मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ। एस्ट्रोलॉजी के जो 12 हाउसेस रहते हैं, 12 हाउसेस, उनके बारे में। पहला जो घर रहता है आप खुद रहते हो। मतलब कोई बोल सकता है कि एस्ट्रोलॉजी में तो सभी जो आजू बाजू के प्लैनेट्स है वही गिने जाते हैं और पृथ्वी का नाम नहीं रहता है, ऐसा कुछ नहीं। जो फर्स्ट हाउस रहता है वो पृथ्वी ही रहती है। जिस पृथ्वी पे आपने जन्म लिया है वो फर्स्ट हाउस रहता है। आप क्यों गिने जाते हो? क्योंकि आप पृथ्वी तत्व से बने हो। आप में ज़्यादातर जो आपका कंस्ट्रक्शन है, वो जो फिजिकल कंस्ट्रक्शन है उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो आपका पृथ्वी तत्व से बना है। पृथ्वी तत्व ही रीज़न है कि आप जन्म ले सकें। बाकी 5 तत्व तो सिर्फ निमित्त बनते हैं कि जो मसाला वगैरह सब्जी में रहता है वे 5 तत्व बोले जा सकते हैं सब, लेकिन जो मेन सब्जी जिसकी बना रहे हो वो पृथ्वी तत्व बोला जा सकता है। तो इसीलिए जो पृथ्वी रहती है वो फर्स्ट हाउस रहता है। जब सूरज उदित होता है तब वह फर्स्ट हाउस में रहता है, मतलब पृथ्वी पहली बार सूरज को देखती है तो वह फर्स्ट हाउस में रहता है। ऐसे ही जो प्लैनेट्स है वो भी कहीं ना कहीं आकाश में रहते हैं। कोई बोलता है कि सिर्फ 9 ग्रह के इफेक्ट्स होते हैं क्या? तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के तौर पे तो 9 ग्रह के ज़्यादा इफेक्ट रहते हैं, लेकिन जो दूर दूर नक्षत्र वगैरह रहते हैं, एक नक्षत्र में सैकड़ों प्लैनेट्स रहते हैं, बहुत सारे मेजरमेंट्स रहते हैं। तो ऐसे 27 नक्षत्र रहते हैं, तो वह भी ज्योतिष का एक पार्ट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 9 ग्रह पे सीमित रह जाता है। तो कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि ज्योतिष मतलब जो एस्ट्रोलॉजी है ये सिर्फ 9 ग्रह के आसपास घूमती है और बाकी का इफेक्ट नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जबकि वो करीब है पृथ्वी के, इसीलिए ज़्यादा इफेक्ट होता है। आप हमेशा देखते होगे कि आप किसी से बोलते नहीं हो, अपने अपने रास्ते से चलते हो, फिर भी किसी के ऊपर आपका इंप्रेशन पड़ ही जाता है, या फिर किसी का आपके ऊपर इंप्रेशन पड़ ही जाता है। वो एक अट्रैक्टिव पावर रहती है। तो वो अट्रैक्शन ग्रेविटी, ये प्लैनेट्स की लैंग्वेज में ग्रेविटी बोली जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है ये पहले ही बोल चुका हूँ। तो सबसे पहले जो सर्वाष्टक वर्ग का टॉपिक हमने डिस्कस किया, उसमें एक भिन्नाष्टक वर्ग रहता है, जो हर एक प्लैनेट का इंडिविजुअल स्कोर रहता है हर एक हाउस के लिए। तो इसमें 0 1 0 1 ऐसे जैसे डिजिटल बीट्स रहते हैं, वैसे हमारे जीन्स में भी ये टाइम के बीट्स रहते हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि वो प्लैनेट आपको कितना सपोर्ट कर रहा है किस एरिया में।
तो ये भिन्नाष्टक वर्ग ज़रूर एक बार देख लेना, ताकि आपको सच में एहसास हो कि सच में ऐसा कुछ शास्त्र रहता है एस्ट्रोलॉजी जैसा। तो जैसे हमारे जीन्स रहते हैं उसमें डीएनए रहता है, जैसे एटम्स रहते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वैसे टाइम का भी एक साइंस रहता है, टाइम का भी एक स्ट्रक्चर रहता है, एक कोडिंग रहती है, जिसको पृथ्वी बनाते वक्त या दुनिया बनाते वक्त भगवान ने सेट किया है, प्रोग्रामिंग की है। क्योंकि पृथ्वी पर जन्म हमने भले ही लिया हो, लेकिन पृथ्वी को बनाया हमने नहीं है। इसलिए इसमें हमारा खुद का अधिकार बहुत कम है। खुद के मतलब किसी के शरीर पे अधिकार की बात तो छोड़ ही दो, खुद के शरीर पे भी अधिकार प्रकृति का है। ये नेचर ने हमें प्रदान किया है, जिसका हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें क्या डालना चाहिए और क्या नहीं, इसका फैसला प्रकृति को ही करने देना चाहिए। प्राकृतिक चीज़ें इसमें डालनी चाहिए, अप्राकृतिक जो कि शरीर पचाया नहीं जा सकता, वो तो फेंक ही देगा, या तो फेंक देगा या फिर कुछ विकृति उत्पन्न करेगा। तो यही व्यसन के संदर्भ में एक मैसेज है मेरा। बाद में जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है उसमें हमने जो देखा 6th हाउस के बारे में, तो वो सिर्फ जॉब का हाउस नहीं या रोग का हाउस नहीं, वो सर्विस का भी हाउस है। जॉब मतलब सर्विस, जो भी आप सर्विस देते हो अनप्रिविलेज एरिया में, या फिर प्योर सर्विस, प्योर हार्ट से जो सर्विस देते हो, वह 6th हाउस में ही आती है। जबकि ये हाउस यूटिलाइजेशन एक तरीका हो सकता है कि ख़राब जो ट्रेड्स है किसी हाउस के, जो ख़राब कारक है किसी हाउस के, उनको टालने के लिए एक उपाय ये हो सकता है कि किसी और ट्रेड को इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि 6th हाउस अभी रोग, रिपु, ऋण, दारिद्र्य इनका भी है और सर्विस का भी है। तो जब आप सर्विस चालू कर देते हो, जब अपने आप रोग आपसे दूर भाग जाते हैं। ये जनरल साइंस भी बताएगा कि आप जितना काम में व्यस्त रहोगे उतनी आपकी सेहत अच्छी रहेगी, जितना आपका शरीर व्यस्त रहेगा। तो सर्विस मतलब आप ऐसा कुछ काम जिससे समाज को या दूसरों को कुछ फ़ायदा हो, उसमें अगर लगे रहते हो तो रोग अपने आप कम हो जाते हैं। ये कोविड-19 के टाइम पे मेरा मैसेज है कि जो भी लोग सर्विस करते होंगे उनको कोविड होता होगा, ये बात अलग है, लेकिन वो रिकवरी भी उतनी फास्ट करते होंगे, क्योंकि वो लड़ने की क्षमता उनके बॉडी में उतनी ज़्यादा होगी जितना ये घर बैठे हुए इंसान या फिर हॉस्पिटल में एडमिट इंसान की तुलना में। तो बाद में आइसोलेशन क्यों ज़रूरी है कोविड-19 में? क्योंकि एक 12th हाउस रहता है, 12th हाउस रहता है हिडन एनिमीज़ का, और रहता है जो भी यह दुनिया छोड़ के किसी और दुनिया से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन रहता है उसके लिए भी 12th हाउस देखा जाता है। बाद में आइसोलेशन के लिए भी 12th हाउस देखा जाता है, और जो हम डेथ जिसे बोलते हैं हॉस्पिटलाइजेशन, तो उसे भी 12th हाउस देखा जाता है। तो अगर आपका 12th हाउस एक्टिवेट हो, जैसे कि हमने पहले देखा कि अगर 6th हाउस एक्टिवेट हो तो आपको सर्विस करना चाहिए, सर्विस में अपना योगदान देना चाहिए, प्योर सर्विस में, तो आपको रोग ज़्यादा त्रस्त नहीं करेगा, रोग को पछाड़ने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। बाद में अगर आप 12th हाउस आपका एक्टिव हो, जो कि दुष्टाना हाउसेस में एक बहुत महत्वपूर्ण हाउस योगदान देता है अपने हॉस्पिटलाइजेशन और मृत्यु के बारे में। तो अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन अवॉइड करना हो तो उसका जो और एक कारक है 12th हाउस का, वह रहता है आइसोलेशन। इसीलिए कोविड-19 में आइसोलेशन ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी भी यही बोलती है कि यदि आप सर्विस ना कर सके तो आइसोलेशन में आपको ज़रूर रहना चाहिए, इसलिए आइसोलेशन की सलाह दी जाती है। डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं। तो बराबर ये एक उपाय हो सकता है कि आप हॉस्पिटलाइजेशन से बचने के लिए आइसोलेशन में चले जाएँ। इस थेरेपी को दोस्तों बोलते हैं हाउस यूटिलाइजेशन थेरेपी, जो कि मैंने अभी बताई है, जो कि अपनी बाकी थी। तो इस उम्मीद के साथ कि आप अपने शरीर का सही कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे, सर्विस के लिए इस्तेमाल करेंगे, और कोरोना जब तक है तब तक आइसोलेशन प्रीफर करोगे, बजाय कि यहाँ वहाँ घूमना फिरना तो अलग बात है, और 5-6 लोगों के साथ घूमना ये अलग बात है। तो घूमने फिरने के लिए तो मैं मना नहीं करूँगा, घर पे भी रह सकते हैं आइसोलेशन में, लेकिन 5-6 लोगों के साथ अगर आप कहीं पे जाते हो कुछ सेलिब्रेट करने या फिर ऐसे ही, तो हो सकता है कोविड आपको ना छोड़े, क्योंकि एक तो आप सर्विस नहीं कर रहे हो और वर्क फ्रॉम होम में ज़्यादा सर्विस हो भी नहीं सकती। लेकिन अगर कोविड के लिए सर्विस कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन अगर घर पे पड़े हो, वर्क फ्रॉम होम है, फिर भी आप मतलब रूल्स तोड़ के जो जमावबंदी के रूल्स है, सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स है, वो फॉलो नहीं करते हो, तो कोरोना आपको नहीं छोड़ेगा, कोविड-19 आपको नहीं छोड़ेगा। तो एस्ट्रोलॉजी भी बोलती है कि आपको या तो सर्विस देनी चाहिए या फिर आइसोलेशन में रहना चाहिए। और धन्यवाद दोस्तों इतना सुनने के लिए। आगे ऐसे ही आपसे मिलता रहूँगा। अगर आपको लगे कि मेरे वीडियोज़ आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि आपको नए वीडियो जल्दी से जल्दी मिलते रहे। धन्यवाद।